अखाड़ा में आज सबसे पहले बात जेएनयू हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूछताछ शुरू कर दी है। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने जिन छात्रों को पूछताछ के लिए बुलाया था उनमें से कुछ तो पहुंचे, लेकिन जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष नहीं पहुंची। आयशी घोष को एसआईटी ने पूछताछ के लिए 11:30 बजे बुलाया था। आयशी घोष पर जेएनयू के सर्वर रूम में तोड़फोड़ करने और रजिस्ट्रेशन के लिए आए छात्रों को रोकने का आरोप है। 5 जनवरी को जेएनयू हिंसा के मामले में शुक्रवार को पुलिस ने 9 लोगों की तस्वीरें जारी की। इन 9 लोगों में जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष भी शामिल हैं। इन छात्रों से पूछताछ के लिए एसआईटी ने जेएनयू के एडमिन ब्लॉक में ही जांच का दफ्तर बनाया है। इसी दफ्तर में सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जेएनयू के छात्र पंकज मिश्रा से एसआईटी ने पूछताछ की। पंकज को ईमेल के जरिए नोटिस भेजा गया था। जेएनयू मामले की जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक एसआईटी जेएनयू के एडमिन ब्लॉक में ही रहकर मामले की जांच करेगी। जितने भी छात्रों के नाम सामने आते रहेंगे उन सभी को जेएनयू में ही पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इस बीच पुलिस ने 6 नकाबपोश हमलावरों की भी पहचान कर ली है। ये सभी छात्र बताए जा रहे हैं। इन नकाबपोशों में से 4 जेएनयू के और 2 डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। डीयू के जिन 2 नकाबपोश छात्राओं का नाम सामने आया है, पुलिस उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। वहां पर पढ़ने वाले कुछ विद्यार्थी, सभी नहीं, कुछ विद्यार्थी विदेशी एजेंट बने हुए हैं। कन्हैया पाकिस्तान का एजेंट बना हुआ है, कुछ चीन के एजेंट बने हुए हैं, जो असामाजिक तत्वों का अड्डा जेएनयू को बना रहे हैं। जो जेन्युइन स्टूडेंट है उनको भी वहां पर तकलीफ हो रही है। मेरा ये मानना है कि आयशी घोष जैसे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए और जो नकाब पहनकर जिन्होंने लाठीचार्ज किए, वहाँ पे जो हंगामा किया, उनको कानूनी कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। सत्ताधारी जो दल है वो मतभेद उससे हो सकते हैं, लेकिन वो हमारा दुश्मन नहीं हो सकता है। और अब हमें धीरे धीरे करके इस मानसिकता की तरफ जाना होगा कि आप प्रोटेस्ट करिए, आपको मतभेद है तो अब तो मीडिया के भी इतने सारे चैनल वो आ गए हैं। हम अपनी बात रखकर कन्विंस कर सकते हैं। संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, कानून हाथ में लेना, इस सीमा तक और उसका कोई तथ्य ना हो, तो मुझे लगता है कि सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन या वहाँ का जो प्रबंधन है, अगर वो कानूनी कार्रवाइयाँ कर रहा है तो मुझे लगता है, मैं मानता हूँ कि उचित है। अब जेएनयू और सीए से जुड़ी तमाम खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेएनयू से अमित सिंह। थोड़ी देर में हमारे साथ आनंद तिवारी और अमिताभ सिन्हा भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अमित सिंह की ओर रुख करते हैं। अमित, सबसे बड़ी बात यह है कि जितना भी नुकसान हुआ संपत्ति का, वो सब इन छात्रों की निजी संपत्ति नहीं है। ये सरकार की और हमारी टैक्स पेड छात्र संपत्ति है। हमारे दिए हुए टैक्स से जेएनयू के सारे जो फैसिलिटीज़ हैं, सर्वर रूम से लेकर सारे भी जितनी भी तोड़फोड़ की गई थी, हॉस्टल के प्रांगण, सब हमारे दिए हुए टैक्स के पैसे से बने हैं। इन छात्रों को कोई अधिकार नहीं बनता कि उसको नुकसान या क्षति पहुंचाए। तो क्या उनसे डैमेजेस वसूल नहीं करने चाहिए? जितने भी नकाबपोश, जितने भी स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी पक्ष के हों, अगर उन्होंने तोड़फोड़ की है तो उनको जुर्माना भरना पड़ेगा, हर्जाना भरना पड़ेगा। जी बिल्कुल आनंद, इसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है, जिस पर सुनवाई होने वाली है। उस याचिका पर फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जेएनयू के मेन गेट पे इस वक्त मैं मौजूद हूं और ये देखिए तस्वीरें यहाँ पर किस तरीके के हालात इस वक्त अभी यहाँ पर बने हुए हैं। जेएनयू के अंदर हो या बाहर हो, दोनों तरफ जो है दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। अंदर जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है, लेकिन क्लासेस इस वक्त अभी नहीं चल रहा है। 11:30 बजे के आसपास जो एसआईटी की टीम है उन्होंने बुलाया था आयशी घोष को, जेएनयू छात्र संघ की जो अध्यक्ष है, लेकिन वो पहुंची नहीं है। लेकिन एक शख्स जो पंकज जिसे नोटिस सर्व किया गया था, वो शख्स पहुंच गया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये जो मेन गेट है इस पर ताला लगा हुआ है। आमतौर पर यहां से गाड़ियां आती जाती थी, लेकिन आज ताला लगा हुआ है। जेएनयू के अंदर हो या फिर बाहर, दोनों तरफ दिल्ली पुलिस के जवान है। और दूसरी तस्वीर यहाँ पर साइड में एक छोटा सा गेट है और इस गेट पे देखिए यहाँ पर जो छात्र अंदर जा रहे हैं उन्हें आईडी वगैरह दिखाना पड़ा। ये बताइए, आप जेएनयू में ही पढ़ाई करते हैं? तो आज रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जा रहे हैं आप? नहीं, रजिस्ट्रेशन हमने पहले करा लिया है ऑनलाइन। तो आज क्लासेस के लिए जा रहे हैं आप? हाँ, लेकिन क्लासेस हो नहीं रही है, अंदर बाइकआउट किया हुआ है स्टूडेंट्स ने। तो आपने जिन स्टूडेंट्स ने बाइकआउट किया उनसे बात नहीं की आपने? हाँ, हमने की है। वो कह रहे हैं जब तक वीसी रिजाइन नहीं करेगा, जब तक नॉर्मलसी नहीं आएगी। जब तक वीसी रिजाइन नहीं करेगा तब तक नॉर्मलसी नहीं आएगी। तो अभी फिलहाल क्या करने के लिए जा रहे हैं? अभी तो फिलहाल हम अंदर जा रहे हैं हॉस्टल में अपने।
अपने अपने हॉस्टल्स में जा रहे हैं। तो आपने आनंद सुना, इनका साफ साफ ये कहना है कि जब जो छात्र बाइकआउट करवा रहे हैं उनसे जब इन्होंने पूछा कि क्लासेस क्यों नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, तो उनका साफ साफ ये कहना था कि वीसी रिजाइन करे। और ये अब यहाँ वीसी के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है, उनको पढ़ने के लिए भेजा गया है। जिन छात्रों को पढ़ना है, क्लासेस अटेंड करने हैं, जिन प्रोफेसर्स अपने क्लासेस कंडक्ट करना चाहते हैं, उनको रोका जा रहा है। ये कहां से सही हुआ, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। अब ये तस्वीरें भी आ रही हैं, ये तस्वीरें जामिया से आ रही हैं, जहां वीसी के दफ्तर को घेरा गया है और प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। तिरंगा लेकर हाथ में ये लोग प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन किस बात का, क्या नहीं होने दे रहा है छात्र परिषद के अंदर। और इस परिसर के अंदर क्या पढ़ाई, क्या क्लासेस को रोकना सही है? उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। कुछ टीचर्स आपस में बात कर रहे हैं, स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, शांति बनाए रखने की, बैठने की बात कर रहे हैं, लेकिन वीसी के प्रांगण को, वीसी के ऑफिस को इस वक्त घेर लिया गया है जामिया में। लगातार आग्रह किया जा रहा है स्टूडेंट से कि शांति बनाए रखें, बैठ जाएं, संगठित रहें, एक तरह से अनुशासन बनाए रखें। पुलिस पर एफआईआर नहीं करवाने पर नाराज हैं, वीसी से नहीं मिलने पर प्रदर्शन है। वीसी से मिलना चाहते हैं छात्र, चाहते हैं कि वीसी आकर बात करे, पूछे उनसे, और उनसे भी ये सवाल पूछा जाए कि पुलिस के खिलाफ अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ, इस पर कोई एक्शन टेकन क्यों नहीं आया है। जो जेएनयू के जामिया के परिसर के अंदर जो वायलेंस हुआ था, जो राइटिंग हुई थी, पुलिस की सख्ती का आरोप था। कई सारे वीडियो सामने आए थे जहां पुलिस खुद कैंटीन और अन्य एरियाज में तोड़फोड़ करते दिखे। अब ये हल्ला बोल के नारे लग रहे हैं बाहर। अमिताभ सिन्हा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अमिताभ, अब आप बताइए, ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, स्टूडेंट एक्टिविज्म है, या कुछ और है? ये किसी तरह मामले को उबाल पे रखना, छात्रों को पढ़ने से रोकना, रजिस्ट्रेशन से रोकना, कक्षाओं को चलने से रोकना, वहां जो प्रोफेसर्स पढ़ाना चाहते हैं उनको हैरेस करना, ये लगता है कोई एक नीति बनी हुई है कि डिसरप्ट किया जाए प्रोसेस को। आनंद, दो चीज़ें साफ साफ कही जा सकती हैं। अगर रजिस्ट्रेशन के खिलाफ, अगर फ़ी हाइक के खिलाफ, अगर हॉस्टल में अगर मेस का खाना अगर कीमत बढ़ रही है उसके खिलाफ अगर छोटा मोटा आंदोलन अगर जेएनयू में हुआ होता तो ये बात समझ में आती थी कि छात्र उग्र हो रहे हैं अपने अपने पैसे बढ़ाए जाने के खिलाफ। लेकिन ये मामला सीएए से बढ़ता हुआ, एनआरसी से जोड़ता हुआ, जामिया के तमाम हंगामों को होता हुआ, वीसी का इस्तीफा दे दो, ये तमाम चीज़ें जब जुड़ती चली जाती हैं और मामला हिंसक हो उठता है और पुलिस को आना पड़ता है और पूरी तमाम राजनीतिक दलों को आना पड़ता है, तो इससे साफ हो जाता है कि पूरा का पूरा मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। पहली बात। दूसरी बात, आनंद, हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी, इतिहास गवाह है आज़ादी के बाद का कि अभी तक जो भी एकेडमिशियंस हैं, चाहे इंटेलेक्चुअल्स हैं, इस पूरे वर्ल्ड पर या तो वामपंथियों का कब्जा रहा है या फिर उनका कब्जा रहा, जो सत्ता में पार्टी थी कांग्रेस, उनका कब्जा रहा है। राइट विंगर्स को हमेशा ये लोग हाशिए पर रखा करते थे। अब जब से बीजेपी सरकार आई है, राइट विंगर्स असर्ट करने लगे हैं, इतिहास बदलने की कवायद भी हो रही है, जो तमाम देश के दूसरे पर्सपेक्टिव से इतिहास लिखने की बात है। तो यहाँ पर जो जेएनयू हो चाहे जामिया, ये कल भी आपने देखा होगा, एक 200 से ज़्यादा एकेडमिशियंस हैं जो पूर्व वीसी भी थे, जो कई कॉलेजेस, प्रेस्टिजियस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने लिखा है कि लेफ्ट के द्वारा डोमिनेटेड यूनिवर्सिटीज़ में इंडिपेंडेंट वॉइस को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। यही बात है, उनका ये कहना है कि लेफ्टिस्ट जो है वो राइटिस्ट हों या दूसरे इंडिपेंडेंट वॉइस, उनको बोले नहीं दे रहे। इससे नुकसान किसका हो रहा है? उन गरीब छात्रों का हो रहा है जो दूर दूर से एग्जाम देकर यहाँ पढ़ने आए हैं। दूसरा, उन मार्जिनल छात्रों का हो रहा है जो रिमोट एरिया से वो यहाँ पर आए हैं। तो तमाम छात्रों का जो यहाँ पढ़ रहे हैं उनका नुकसान हो रहा है, अगर इवैल्यूएशन और छात्रों का नुकसान हो रहा है।
तो इस राजनीति, अब इसमें इतना तो साफ है कि घोर पूरी तरह से इसमें राजनीति घुस चुकी है, जहां लेफ्ट के नेता भी शामिल हैं, जहां कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं, और यहां पर आइडियोलॉजिकल बैटल है। अब देखते हैं जीत किसकी होती है, लेकिन तो जामिया में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली पुलिस के खिलाफ जो आरोप थे कि उन्होंने एक हॉस्टल के अंदर घुसकर, लाइब्रेरी के अंदर घुसकर और कैंपस जो है जामिया के उसके अंदर घुसकर वायलेंस किया, तोड़फोड़ की, उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुआ, ये मांग की जा रही है। और दूसरी मांग ये है कि वीसी ने आज तक उनसे छात्रों से मिलने की कोशिश भी नहीं की और ना ही कोई उनकी बात सुनी है। अब वीसी से मिलने का डिमांड कर रहे हैं जामिया के अंदर। एक हद तक तो ये सवाल ठीक है, जायज़ है कि अगर वीडियो सामने निकले हैं कि कोई जगह जहां कुछ भी नहीं है और पुलिस तोड़फोड़ करती दिख रही है तो ऐसे सवाल क्यों नहीं उठाए गए, क्योंकि कहा गया था जांच निष्पक्ष होगी। अमिताभ, अरे दो चीजें साफ है, अगर जामिया में हिंसा हुई तो हिंसा भड़की क्यों और कब, कैसे भड़की वहां पर हिंसा, पूरे इलाके में हिंसा हुई है। अगर उस समय के विजुअल अगर आपने देखे होंगे, उस समय भी पत्थरबाजी की शुरुआत किधर से हुई थी ये भी लोगों को देखने की बात है, क्योंकि कैंपस के अंदर से भी पत्थरबाजी काफी हुई थी। भले ही उसमें मिसक्रिएंट्स घुस गए हों, भले ही उसमें उपद्रवी तत्व घुस गए हों, लेकिन वो छात्रों के बीच तो थे। अगर पुलिस उनके खिलाफ भी एक्शन ले रही है तो अब तो मामलों को बैलेंस करके भी सोचना चाहिए ना। तभी तो मैं कह रहा हूं कि इस पूरे के पूरे मामले में अब राजनीति घुस गई है, शायद इसलिए इसका निवारण हो नहीं पा रहा है। जी अमिताभ, जरा एक मिनट रुकिए, आनंद तिवारी भी जुड़ रहे हैं। आनंद, ये जो आरोप लग रहा है कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई और वीसी ने मुलाकात करने की कोई भी कोशिश नहीं की, इसीलिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है जामिया में, कहां तक वजन है इस बात पर, इस आरोप पर? जी देखिए आनंद, अगर पूरे घटनाक्रम को देखें, जब से जामिया हिंसा हुई उसके बाद लगातार दिल्ली में अलग अलग जगह दंगे हुए, चाहे सीलमपुर की बात की जाए, जाफराबाद की बात की जाए, लेकिन जो आरोप पुलिस पे लगे हैं उस पर पुलिस ने अपनी हर आंतरिक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को दी और पुलिस लगातार ये हवाला देती आई है कि जो सबूत हैं वो सबके सामने आए हैं और उसमें जो दिख रहा है कि किस तरह से लोग हिंसक हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, चाहे उसमें छात्र शामिल हो या राजनीतिक दलों के नेता शामिल हो, एमएलए शामिल हो या कोई जो गुंडे हो या असामाजिक तत्व हो शामिल हो। और यही वजह है कि जो क्राइम ब्रांच की एसआईटी तमाम हिंसा की जाँच कर रही है। जेएनयू मामले को अगर छोड़ दिया जाए, जामिया या सीलमपुर, जाफराबाद और दरियागंज की, उसमें करीबन 50 से ज़्यादा लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। और यह इस बात का सीधा सबूत है कि उसमें न केवल वो लोग भी शामिल थे जो किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने रैली निकाली, और वो लोग भी शामिल थे जो ना छात्र हैं ना उन्हें यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना है, वो उपद्रवी थे, भीड़ का हिस्सा थे। और इसमें कुछ बांग्लादेशियों की भी गिरफ्तारी हुई, जैसा कि और बाकायदा पुलिस ने सबूतों के साथ, उनके फोटो और डिटेल्स के साथ उनकी गिरफ्तारी की डिटेल मीडिया को शेयर की है। जो तमाम लोग इस समय तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं और क्राइम ब्रांच की एसआईटी कोर्ट के आदेश पर इन तमाम लोगों से तिहाड़ में जाके पूछताछ करेगी। वहीं एक महत्वपूर्ण बात यह है, हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने एक अपील भी, एक रिट लगाई थी और उसमें बोला था कि यूपी की तर्ज पर दिल्ली में भी जो क्लेम कमिश्नर है वो बनाना चाहिए कि जो नुकसान हुआ है सरकारी संपत्ति का या निजी संपत्ति का, उनकी भरपाई इन्हीं दंगाइयों से, इन्हीं उपद्रवी तत्वों से की जाए। उस मामले में अभी हाईकोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया, लेकिन अगर हाईकोर्ट उसमें कोई फैसला देती है तो अपने आप में बड़ी खबर होगी कि दिल्ली में भी यूपी की तर्ज पर जो क्लेम कमिश्नर बनेंगे और जो हिंसा में जो तोड़फोड़ हुई है या जो सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, उसकी भरपाई हो पाएगी। अब जामिया मामले में ही देखिए कि हमारे पास वो भी वीडियो थे जहां हमने न्यूज़ 18 और अखाड़ा में दिखाए थे, जहां अंदर से पत्थरबाजी ही नहीं, ट्यूबलाइट फेंके जा रहे थे, कई सारे बॉटल भी मिले थे, मोलोटॉव कॉकटेल के बॉटल्स भी मिले थे, जिसको पुलिस ने बतौर एविडेंस रख लिया था। अब कोई छात्र सामने आया है जामिया में से या कोई प्रोफेसर सामने आया है जिन्होंने आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में मदद की हो, इन्वेस्टिगेशन में मदद की हो? क्योंकि जेएनयू जामिया के छात्रों ने आरोप तो बहुत सारे लगाए थे, लेकिन सामने उठकर कोई नहीं आया ये बताने के लिए कि पुलिस के साथ साथ बाहरी कौन थे ये तत्व। और इसका कहीं जवाब मिला है कि करीब 700 से ज्यादा फेक आईडी कार्ड्स हैं जामिया यूनिवर्सिटी के। आनंद जी देखिए, बिल्कुल आनंद, आपने अगर देखा होगा जब जामिया हिंसा हुई उसके बाद जो उनकी प्रॉक्टर थी और उनकी वाइस चांसलर थी, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात मानी थी कि जामिया में कुछ ऐसे स्टूडेंट, ऐसे लोग भी रह रहे हैं जिनके फेक आईडी हैं। और यही बात निकल के जेएनयू में आई। अगर आप जेएनयू के वाइस चांसलर की बात की जाए, 5 तारीख को जो शाम को हिंसा हुई है उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वीसी ने की है
उसमें उन्होंने बोला है कि जेएनयू कैंपस के अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट रहते हैं, कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो यहाँ के छात्र नहीं है। तो जाहिर तौर पर यह जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की बनती है, उनके प्रशासन की बनती है कि वो सुनिश्चित करें कि कौन छात्र है कौन छात्र नहीं है। और यही वजह है कि आनंद जो जेएनयू मामले की जो जांच क्राइम ब्रांच की एसआईटी कर रही है, उसने एक सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार की और उन सवालों को 3 हिस्सों में बांटा है। उसमें यही पूछा जा रहा है छात्रों से जिनके ऊपर आरोप लगे हैं कि बाहरी छात्र अंदर कैसे आए, क्या आपने उन्हें बुलाए थे, आपके जानकार थे, मफल जो नकाबपोश बदमाश थे वो आखिर कौन थे। और 3 तारीख को जब रजिस्ट्रेशन 5 तारीख को रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख थी, तो क्या आपको पता था कि 5 तारीख रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है? जो पूरा सर्वर में तोड़फोड़ हुई कैसे हुई? तो तमाम सवालों की फहरिस्त है जो जवाब मांगे जाएंगे। और आज भी जो एक छात्र है उनसे पूछताछ जेएनयू कैंपस के अंदर हो रही है। क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने वहां पे एक अस्थायी अपना कैंप बनाया है और वहीं पे वो तमाम लोगों से पूछताछ करेंगे, क्योंकि नोटिस सर्व हुए हैं 9 छात्रों को और 37 और जो यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट का जो ग्रुप था व्हाट्सएप ग्रुप, उसके भी 37 लोगों को नोटिस जारी हुए। अगले हफ्ते उनसे भी क्राइम ब्रांच की एसआईटी पूछताछ करेगी। जी आनंद, एक ये जो सवालों की बात की है आपने और आपने पंकज मिश्रा से भी बात की, तो वो भी जरा हम प्ले आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जरा अमिताभ सिन्हा से जानना चाहूंगा कि ऐसा क्यों है कि जहां जहां वामपंथी दल स्ट्रांग हैं और ये वामपंथी इन्फ्लुएंस स्ट्रांग है, उन सारे कैंपसेस में इस तरह का डिसरप्शन और वायलेंस देखा जा रहा है, जेएनयू से लेकर जादवपुर तक। अमिताभ, और कहीं ना कहीं इनको जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, क्योंकि ये सब टैक्स पेयर्स मनी है, स्टेट का पैसा है। और जितने ये जेएनयू के एलुमनाई हैं जो इसको बढ़ोतरी हवा दे रहे हैं, तूल दे रहे हैं, वो अगर अपना कॉर्पस बना ले तो जो छात्रवृत्ति हुई है, जो इनकी फीस की जो हाइक हुई है छात्रों की, उसको वो अपने कॉर्पस से भरपाई कर देते। अगर इनको स्टूडेंट्स का इतना ख्याल था तो ये खुद का एक कॉर्पस बनाते और कहते देखिए हम जो एडिशनल अमाउंट है वो हम स्टेट को देंगे, वो हम कॉलेज को दे देंगे, छात्रों पर इसका बोझ मत डालिए, मसला वहीं हल हो जाता। ये जो हो रहा है ये प्योर पॉलिटिक्स है और इनसे डैमेजेस क्लेम करने की जरूरत है। 20-25 लाख का जो सर्वर रूम खराब किया है, इनको क्या हक बनता है? 200 रुपया ज्यादा फी देने में इनको तकलीफ हो रही है। 25 लाख का सर्वर रूम कैसे खराब कर दिया? हॉस्टल की तोड़फोड़ कैसे कर दी इन्होंने? कौन देगा इसके पैसे? देखिए, इसी फ्रीबीज पर के वायदे कर छात्र यूनियन अपना चुनाव लगातार जीतते आए हैं आनंद। और दूसरी बात यह है कि जो लेफ्ट विंग का कब्जा रहा है पिछले अरसे से, पिछले कई दशकों से लेफ्ट विंग का ही कब्जा रहा है, यहाँ तक कि एनएसयूआई समर्थित लोग भी, यूथ कांग्रेस समर्थित लोग भी वहाँ जीतना जिनके लिए मुश्किल हो जाता है। अब चारों जो लेफ्ट पार्टियां हैं, चारों मिलकर अपने उम्मीदवार खड़े करती हैं, चारों पदों के लिए एक, तो सब अपने आप जीत जाते हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर अगर कोई दूसरा पक्ष अगर अपनी आवाज़ उठा रहा है और अगर शिक्षा शैक्षणिक संस्थान जिनका प्रबंधन लोग संभाल रहे हैं वो चाहेंगे इसको ठीक से इसको क्योर करना, इसमें जो विसंगतियां हैं उसको दूर करना, तो विरोध के स्वर उठने लगते हैं। लेकिन जब भी विरोध के स्वर उठते हैं, ऐसे में आनंद फानन में आपने देखा होगा लेफ्ट सीपीएम के नेता, सीपीआई के नेता, यहाँ तक योगेंद्र यादव उस दिन हिंसा के पहले ठीक पहुँच गए थे। तो ये तमाम पार्टियाँ, कांग्रेस ने तो इसके लिए पूरी अपनी एक कमेटी बना दी थी, सुष्मिता देव वाली, जो कि जाकर ये पूछताछ कर रही थी कि गलती किसकी है, और उन्होंने वीसी के इस्तीफे की मांग कर दी। तो जब इतनी सारी बातें हो गई हैं तो इसमें राजनीति तो है ही। राजनीति नहीं, लेकिन एक बात है कि देखिए, अगर ये किसी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में होता तो स्टूडेंट्स को वहीं खड़े होकर इमीडिएटली रस्टिकेट किया गया था, उनसे, उनके परिवार से, उनसे सारे डैमेजेस क्लेम किए गए होते हैं। अमिताभ, एक बात बताइए, ये जेएनयू के गेट बंद क्यों हैं? जेएनयू में करीब 8000 छात्र हैं, इन 8000 में से गिन के 1000-1500 ये पूरा उपद्रव कर रहे हैं, बाकियों का क्या? 1000-1500 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 1000-1500 भी नहीं होंगे, ये 1000-1500 भी नहीं होंगे। ये पूरा यूनियन और उसके लोगों की देन है जो पूरा हंगामा चल रहा है। और सीधी सी बात है कि जब तक उनके ऊपर जिम्मेवारी तय नहीं की जाएगी, फिक्स नहीं की जाएगी, तब तक ऐसे हंगामे ये लोग रोकने वाले नहीं हैं। क्योंकि आपने देखा होगा पूरी की पूरी सरकार ने तमाम हंगामे के बावजूद, तमाम हिंसा के बावजूद इनको बुलाकर बात की है। जो एचआरडी सेक्रेटरी अमित खरे हैं, उन्होंने इनसे बुलाकर बात की है। उन्होंने अपने कदम कुछ वापस खींचे हैं। सरकार ने फी हाइक को लेकर सरकार को कहा है, यूजीसी को कहा है कि जो एक्स्ट्रा बर्डन है वो आप लोग वहन करें। तो तमाम चीज़ें सरकार अपनी तरफ से कदम बढ़ा रही है। अब छात्रों को भी बढ़ाना चाहिए ना। सरकार तो चाहती तो जो प्रस्ताव आया था सैनिटाइज करती, अनिश्चित काल के लिए सारे हॉस्टल खाली करवा देती, उसके बाद जो भी बाहर के छात्र हैं उनको बाहर कर देती जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। सरकार के पास तो वो भी ऑप्शन था, लेकिन सरकार इसमें तो कम से कम छात्रों का मामला है, युवाओं का मामला है, सरकार फूंक
फूक कर कदम रख रही है। ऐसे में स्टूडेंट नहीं, सरकार क्यों फूक फूक के कदम रख रही है, मैं यही जानना चाहता हूं। आनंद तिवारी भी हमारे साथ है। आनंद, जो 3 हिस्सों में सवाल जो बांटे गए हैं, 11:30 बजे आईसी घोष को बुलाया गया था। इतना मोटा पट्टा सर पे रखकर इतने दिन तो भाषण दिया उसने, अब पता लगा इतनी सी यहां पे एक चोट लगी है। बहुत बड़ी बड़ी बातें की, मुझे इतना मारा, मुझे ये किया। जब इनसे पूछा गया कि सर्वर रूम में तुमने क्या तोड़फोड़ की, ये जेएनयू छात्र संघ की प्रेसिडेंट है, एक पर्टिकुलर दल की नहीं, सारे छात्रों की लीडर है, और इसने खुद छात्रों को रजिस्ट्रेशन से रोकने की कोशिश की है। यह क्या जिम्मेदाराना हरकत है? क्या यह सवाल पूछना लाजमी नहीं? और यह पहुंची क्यों नहीं है इंक्वायरी के लिए? ये देखिए, बिल्कुल आनंद, आपका बिल्कुल वाजिब सवाल है। अगर 3 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अगर आप गौर करें जो दिल्ली पुलिस मुख्यालय में हुई थी, तो उसमें दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता ने बिल्कुल तख्त लहजे में ये बोला था कि पिछले साल की 28 तारीख से ये लेफ्ट विंग के जितने भी छात्र हैं, ये लगातार कानून की अवहेलना करते आ रहे हैं और दिल्ली में जगह जगह प्रदर्शन करके न केवल बैरिकेड तोड़ते हैं बल्कि पुलिस पार्टी पे हमला करते हैं और उनके साथ अभद्रता करते हैं। इसी वजह से करीबन 10 से ज्यादा एफआईआर तो आईसी घोष के खिलाफ दर्ज हो चुकी है दिल्ली के अंदर, जिसमें कई जगह उन्होंने जो कानून व्यवस्था है उसको तोड़ा है। और अगर बात की जाए सवालों की फहरिस्ती, तो एसआईटी ने करीबन 20 से ज्यादा ऐसे सवाल तैयार किए हैं जिनके जवाब न केवल उन 9 छात्रों को देना होगा जिनके पोस्टर जारी किए थे क्राइम ब्रांच ने, बल्कि जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी गार्ड और तमाम लोगों को देना होगा। कि 3 तारीख को उनसे पूछा जाएगा कि क्या 3 तारीख को आपको पता था कि 5 तारीख को रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है, और साबरमती ढाबे के बाद टी पॉइंट पे जो पीस मार्च चल रहा था वहां पे आके तोड़फोड़ किसने की, नकाबपोश लोग कौन थे, हॉस्टल के अंदर आने किसने दिया किन लोगों को, जो विजिटर रजिस्टर है उसमें गेस्ट एंट्री कौन लोगों ने की। ये तमाम ऐसे सवाल है जो उनसे पूछे जा रहे हैं। और जो सर्वर है उसमें तोड़फोड़ किसने की, क्योंकि अगर आप बात करें तो एसआईटी ने साफ तौर पर कहा था कि कुछ ऐसे छात्र थे जो रजिस्ट्रेशन कराना चाहते थे, जो वाकई में जेएनयू में पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके साथ मारपीट की गई। उन्हें बोला गया कि वो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरेंगे 300 रुपए का जो है। हाँ। तो कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से पूरी साजिश रची गई थी और उसको लेकर लाठी डंडों के साथ नकाबपोश लोगों ने मारपीट की, चाहे वो लेफ्ट के हो या आईवीपी के हो, चाहे वो कोई भी हो आनंद, कोई भी हो आनंद, कोई भी हो। अगर उन्होंने छात्र परिषद के अंदर, जेएनयू के अंदर, इसके अंदर परिसर के अंदर इन्होंने अगर तोड़फोड़ की है तो उनसे वसूल किया जाए, चाहे वो वामपंथी दलों के हों, एबीवीपी के हों, एनएसयूआई के हों, ऐसा किसी के भी हों, इनको कोई हक नहीं बनता कि तोड़फोड़ करें। और दूसरी बात, अमित सिंह, ये खुद बच्चों को भड़काएं, बच्चों को डराएं, उनके साथ हिंसा करें, उनको मारे तोड़े, और इन्होंने जो पेरियार हॉस्टल में जो तहस नहस किया, जो कांड किया, वहां पर पत्थर फेंके, ट्यूबलाइट फेंके, और इनको जब चोट लगी तो ये हाय तौबा मचाने लगे। तो इन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं मारा स्टूडेंट्स को। जितने छात्र इंजोर हुए हैं उसमें से 23 से 24 स्टूडेंट्स जो हैं वो जेएनयू, वो एबीवीपी के हैं। उनका आयसा और इससे कोई लेना देना नहीं, एसएफआई से लेना देना नहीं। उनको कैसे चोटी लगी? उन्होंने खुद डंडा लेके अपने सर पर मारा। ये सवाल भी बताना, ये इसका भी जवाब देना इनको जरूरी है कि अगर लेफ्ट डोमिनेशन है जेएनयू में 1 से 1:5 के रेशियो में, 1:5 के रेशियो में लेफ्ट स्टूडेंट्स और लेफ्ट पार्टीज का डोमिनेशन है, तो इनके तरफ से डीयू से बाहर के लड़के लड़कियां कैसे आई? वैसे ही एबीवीपी से भी आए। ये बाहर से डीयू के कौन कर रहे थे, अंदर कैसे आए, कहां से आए, इनको अलाउ कैसे किया गया? ये सारे सवाल भी हैं। और अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, वो खुद ही इस तरह का केयर कर रहे, इस तरह का कृत्य कर रहे थे अंदर, तो उनको क्या सजा नहीं मिलनी चाहिए? आईसी घोष कहां है आज? क्यों नहीं पहुंची सवालों के लिए, इंक्वायरी के लिए? जी बिल्कुल, 5 जनवरी को जब कैंपस में हिंसा हुई थी तब आईसी घोष ने ही दिल्ली पुलिस पर सबसे पहले सवाल उठाया था और कहा था कि तमाम कॉल करने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस नहीं पहुंची, स्पॉट पर नहीं आई। अगर दिल्ली पुलिस समय पे आती तो शायद इस तरीके से हिंसा नहीं होता। लेकिन जब उस दिन 5 जनवरी को तो दिल्ली पुलिस पर उन्होंने तमाम सवाल उठाए, लेकिन जब दिल्ली पुलिस कैंपस में आई उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए उनको नोटिस दिया, और उसके बाद जब आज 11:30 बजे उनको बुलाया गया तो आईसी घोष नहीं पहुंची। और अभी भी एसआईटी के जो अधिकारी हैं वो जेएनयू कैंपस के अंदर मौजूद है, इंतजार कर रहे। एक शख्स जिसे नोटिस दिया गया था, पंकज, वो पहुंचा एसआईटी के सामने, उसने तमाम सवालों के जवाब दिए, और तमाम 20 ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब चाहिए एसआईटी को आईसी घोष से, क्योंकि आईसी घोष उस दिन वीडियो में दिख रही है लगातार कि किस तरीके से जहां तोड़फोड़ हो रही है वो है वहां पर। और यहाँ देखिए, आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, वो जो सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे हैं, इन तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स को भी जवाब देना होगा, क्योंकि वो जो नकाबपोश बदमाश थे वो कैसे अंदर गए, वो कैसे अंदर गए, किसके साथ वो अंदर
अंदर गए। तो तमाम ये सवाल हैं जो लगातार इन लोगों को जवाब आईसी घोष एसएफआई या आयसा की प्रेसिडेंट नहीं है, जेएनयू छात्र संघ की प्रेसिडेंट है। चुनने के बाद, प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद उसका काम बनता है, उसकी जिम्मेदारी है कि सारे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करे। और अगर वो खुद सर्वर रूम को ब्लॉक करती हुई उसकी वीडियो बाहर है तो उसको क्या प्रेसिडेंट बनने का हक है? अगर वो खुद पेरियार हॉस्टल के बाहर तोड़फोड़ करती दिखी है और उस मॉब को आगे लीड करती हुई दिखी हैं दोपहर के 3 बजे, तो क्या उसको प्रेसिडेंट इलेक्ट बनने का हक है? यह सवाल पूछना लाजमी है। और क्या उसने उस वक्त पुलिस को फोन किया और कहा कि पेरियार हॉस्टल में तोड़फोड़ हो रही है? क्या 4 तारीख को या 5 तारीख को दोपहर को 11:30, 12, 12:30, 1:30 बजे जब सर्वर रूम के अंदर गड़बड़ की गई, तब क्या आईसी घोष ने पुलिस को इत्तला की? या आईसी घोष ने तब इत्तला की जब उनको लगा कि उन्हें अब मार पड़ना शुरू हो गई है? यह सवाल पूछना जरूरी है कि पहले आप मारे, आप तोड़फोड़ करें, आप हिंसा करें, आप पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को डिरेल करने की कोशिश करें, वो सब सही, क्योंकि वो उनका अभिव्यक्ति की आजादी है, डेमोक्रेटिक राइट है। और फिर उसके बाद जब छात्रों में जैसा होता है कि तुमने हमें मारा, हम तुम्हें मारेंगे, तो जब जवाबी उनको मार पड़ती है तब वो आए तो वो मचाते हो, कहते पुलिस बुलाओ क्योंकि हम पर हिंसा हो रही है। हिंसा हुई है, जिन्होंने की है सबको सजा मिलनी चाहिए, एक तरफा नहीं। पंकज मिश्रा पूछताछ के लिए पहुंचे थे, एकमात्र छात्र हैं, 2-3 और छात्र पहुंचे जिनके नाम गिनाए गए थे। 9 सस्पेक्ट दिल्ली पुलिस ने कहा था, एसआईटी ने कहा था। आइए सुनते हैं पंकज मिश्रा ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए क्या कहा। पंकज, कब आपको जानकारी मिली थी? ये मुझे परसों रात को 9:30-10 बजे रात को मुझे पता चला है। मैंने मेल अपना चेक किया कि मेरे खिलाफ एफआईआर है। एक्चुअली जब दिल्ली पुलिस ने अनाउंस किया था, और दिल्ली पुलिस के अनाउंस करने से बहुत पहले, मुझे 6 दिन पहले ही पता चल गया था कि लोग मेरे खिलाफ एफआईआर करेंगे। और मेरा शक सही निकला, क्योंकि हम ट्वीट कर रहे थे, ट्वीट देख रहे थे, तो एबीवीपी की तरफ से ट्वीट था कि प्रेजेंटिंग टू ऑल ऑफ यू पंकज मिश्रा, और उस पर एक ब्लू कलर से स्टिक करके मेरा नाम उस फोटो के साथ दिखाया गया था। और दिल्ली पुलिस ने सेम वही फोटो उठा के मेरे खिलाफ एफआईआर में डाल दिया। उनके पास कोई जांच पड़ताल है कि नहीं है, मुझे ये नहीं पता है। तो एक एबीवीपी के द्वारा किया हुआ ट्वीट के आधार पर इन लोगों ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। आप किस पार्टी से हैं? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एज ए हेल्थ प्रोफेशनल हूँ। मैं गवर्नमेंट ऑफ, मैं यहाँ पे एमफिल करने आया हूँ, मास्टर ऑफ यानी कि एमफिल इन पब्लिक सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ। अब एक तरफ आनंद तिवारी से भी इस पर बात करेंगे, लेकिन अमित सिंह, पंकज मिश्रा वहां पहुंचे। पंकज मिश्रा का कहना है कि एबीवीपी के इशारे पर दिल्ली पुलिस काम कर रही, उन्होंने इसी पर संकेत दिया है। जी बिल्कुल आनंद, पंकज मिश्रा का यह आरोप है, लेकिन जो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से जो हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि तमाम वो वीडियोस देख रहे हैं, जो भी चैट्स हैं, व्हाट्सएप चैट्स हैं, तमाम वीडियोस हैं, उनके मद्देनजर उन्हें जो भी सस्पेक्ट लग रहा है उसे वो नोटिस देंगे। 9 लोगों को फिलहाल नोटिस दिया गया है, लेकिन अभी और लोगों को नोटिस दिया और जाएगा। और 2 दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो महिला छात्र हैं उनका भी शिनाख्त हो गया, लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस के संपर्क में वो नहीं आए हैं। जैसे ही वो संपर्क में आएंगे उनसे भी पूछताछ की जाएगी। और उसके बाद से फिलहाल अगर आज की बात करें तो 5 जनवरी के बाद आज जो है जेएनयू कैंपस खुला हुआ है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है। कई ऐसे छात्रों से हमारी बातचीत हुई है जो रजिस्ट्रेशन कराने अंदर जा रहे थे, लेकिन उनका यह भी कहना था कि कई छात्र संघ के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उन्हें मना कर रहे हैं कि उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहिए। और जो क्लासेस जो आज से सुचारू रूप से चालू होने थे, जो लड़के पहले से, जो स्टूडेंट्स जो पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके थे, उनको वो क्लासेस अभी से नहीं चल रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए काफी, लेकिन आप जो खासतौर से अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के नजरिए से बात करें तो एसआईटी के अधिकारी जो हैं इस वक्त अंदर मौजूद हैं। आईसी घोष का उनको इंतजार है, क्योंकि 11:30 बजे का समय था आईसी घोष को यहाँ पहुंचने का। बहुत बड़ी वीआईपी हो गई है वो। आसपास एक नहीं 11:30 बजे का टाइम दिया गया है, 1:30 बज गए, क्यों नहीं पहुंची है? इसी से उनकी मंशा और उसी पर सवाल उठाना और उठते हैं और उठाना लाजमी है। मैं अमिताभ सिन्हा और आनंद तिवारी से बात करूं उससे पहले एक और छोटा इंफॉर्मेशन है। जेएनयू हिंसा के दौरान जो वीडियो सामने आए थे उसमें दिखने वाली 2 लड़कियों की पुलिस ने पहचान कर लेने का दावा किया है। इनमें से एक लड़की को दौलत राम कॉलेज की छात्रा बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी इन छात्राओं से संपर्क नहीं कर पाई है। पुलिस पूछताछ के लिए इन दोनों छात्राओं से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। इन दोनों पर 5 जनवरी को जेएनयू में हुई हिंसा
में शामिल होने का आरोप है। अनंत तिवारी, ये बाहर के छात्र आए कैसे? क्योंकि कई सारे व्हाट्सएप कम्युनिकेशन है वामपंथी दलों के और एबीवीपी के जो ड्रिवन है व्हाट्सएप ग्रुप्स है, उसमें भी जहां कहा जा रहा है कि इस गेट से अंदर कराओ, मेन गेट से मत लाओ, मॉल गेट से एंट्री कराओ, आईआईएमसी के गेट से एंट्री कराओ, अलग अलग एंट्री गेट्स बताए जा रहे हैं जहां से आप एंट्री करो। कहीं कहा जा रहा है रॉड लेकर आना, कहीं कहा जा रहा है एसिड लेकर आना, कहीं कहा जा रहा है तैयारी के साथ आना, आज इनको सिखाते हैं सबक। ये बाहर से छात्र जेएनयू के अंदर आ रहे हैं, ये हिंसा कर रहे हैं, ये सब क्या चल रहा है? क्योंकि आरोप ये लग रहा है कि इनमें से एक छात्रा जो है वो काजल शर्मा है, एबीवीपी से उनका ये है, एबीवीपी की मेंबर है। जी देखिए, बिल्कुल आनंद, दिल्ली पुलिस की एसआईटी ने भी इस बात की तस्दीक की है कि ये जो छात्रा हैं जिनका नाम सामने आ रहा है, ये डीयू की छात्रा हैं और ये एबीवीपी से ताल्लुक रखती हैं। हालांकि इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और जानकारी ये मिल रही है कि ये अभी दिल्ली के अंदर मौजूद भी नहीं है। और अगर बात की जाए तो एक मोबाइल का स्क्रीनशॉट भी क्राइम ब्रांच को मिला है, उसमें इनका ऑडियो है जिसमें वो ये बोल रही हैं कि मेरा नाम सामने आ गया है तो थोड़ा ध्यान रखें, ये चीज़ बाहर ना जाए। मतलब कहीं ना कहीं वो डरी हुई लग रही हैं कि पूरा मामला इतना बड़ा रूप ले लेगा, उन्हें नहीं पता था। तो कहीं ना कहीं जांच उनसे भी होगी, जाहिर तौर पर क्राइम ब्रांच की एसआईटी उनसे भी पूछताछ करेगी, क्योंकि सबसे शॉकिंग वीडियो में वो नजर आ रही है जिसमें लाठी डंडों के साथ मुंह पे कपड़ा बांधे ये लड़की जो है वो नजर आ रही है, इनके साथ लड़के भी खड़े हुए हैं और इसको लेके क्राइम ब्रांच जरूर इनसे पूछताछ करेगी। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ आनंद क्राइम ब्रांच को इस बात की हो रही है जांच में कि जो विजिटर रजिस्टर होता है उसमें जेएनयू में अगर कोई अंदर का छात्र, अंदर रहने वाला कोई भी रिहायशी अगर किसी को अंदर बुलाता है तो उसमें अपने नाम के साथ +2 या 3 लिख देता है। वो 3 लोग कौन होते हैं उनके नाम नहीं मेंशन होते हैं। यही वजह है कि 5 तारीख के दिन दोपहर में जब ये हिंसा की शुरुआत हुई तो कई ऐसे लोग हैं जो बाहरी जेएनयू के अंदर दाखिल हुए जिनके नाम की एंट्री कहीं पे दर्ज नहीं हुई है। और इसमें कहीं ना कहीं जेएनयू प्रशासन भी कटघरे में खड़ा होता है, जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो कटघरे में खड़ा होता है, इसलिए उनसे भी पूछताछ की जा रही है। 4 प्रोफेसर से भी जो एसआईटी है उसने पूछताछ किया, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं। करीबन 45 लोगों से अब तक क्राइम ब्रांच की एसआईटी पूछताछ कर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आयशी घोष कब क्राइम ब्रांच के सामने आएंगी, क्योंकि सबसे अहम किरदार वो हैं, उनकी जवाबदेही बनती है कि क्राइम ब्रांच के सवालों को जवाब दें। और क्राइम ब्रांच के सीनियर अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि इस पूरे प्रकरण में एक बात आपको बताना जरूरी है कि एबीवीपी जैसा जो दल है जेएनयू में माइनॉरिटी है, 1:5 की तरफ से आउटनंबर्ड है। एबीवीपी और कुछ और जो छात्र संघ थे वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में मदद कर रहे थे, वो स्टूडेंट्स को ये कह रहे थे कि हम तुम्हारी मदद करेंगे कि आप रजिस्ट्रेशन करो। अमिताभ, सबसे बड़ी बात जानने की ये है कि ये जो है एक्शन और रिएक्शन वाली बात है कि जहां एक तरफ इनको मार पड़ी और फिर एबीवीपी ने बाहर से लोगों को बुलाया और फिर कहा कि आप लेफ्ट पर हमला करते हैं और लेफ्ट ने लोगों को बुलाया चलिए वापस हमला करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह हिंसा का प्रकरण शुरू कहां से हुआ। अब कल देखिए शशि थरूर जब जेएनयू गए तो तब वहां पर भी जिस तरह के नारे लगाए गए वो चिंताजनक है। जब अब और सबसे और डीयू में भी यही कहा जाता है कि डीयू में भी एग्जाम प्रक्रिया को और इसको डिसरप्ट करने वाले आयसा और एसएफआई के मेंबर्स हैं। यहां पर भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, क्लासेस को डिसरप्ट करने वाले आनंद रंगनाथन और कई सारे ऐसे प्रोफेसर्स हैं जिनको लेक्चर नहीं लेने दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो इनकी विचारधारा से मेल नहीं रखते। इस तरह से विचारधारा के नाम पर इस तरह की गुंडागर्दी करना ये कहां तक सही है और इसको क्यों हवा दी जा रही है और इसको क्यों एनकरेज किया जा रहा है? आप विचारधारा को समझिए, उसको आप प्रोपोगेट कीजिए, लेकिन उसके नाम पर इस तरह से हिंसा, गुंडागर्दी करना, यही तो इंटॉलरेंस की बात होती है आनंद। जब सीधी बात है, अगर आइडियोलॉजिकल बैटल है, अगर विचारधारा की लड़ाई है तो आप विचारधारा के स्तर पर लड़ो। फिर हिंसा की बात कहाँ होती है? 3 दशकों से 4 दशकों से हम लगातार यही सुनते आ रहे हैं कि जेएनयू में वामपंथियों का अखाड़ा है। अगर कोई भी आवाज़ वहाँ उठ खड़ी होती है उनके खिलाफ तो उनकी काफ़ी धुलाई होती है, काफ़ी पिटाई होती है, उनको आवाज़ निकालने का मौका नहीं दिया जाता। आपको याद होगा संदीप महापात्रा जब पहले एबीवीपी के प्रेसिडेंट बने थे 2001 में, तो 2000 में उनके साथ क्या हुआ था? वो एक इसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के तहत लेफ्ट वालों ने उनको इतना मारा था कि 3-4 महीने तक वो आईसीयू में रहते, अस्पताल में रहे थे। 2 आर्मी के यंग कैप्टन जो छुट्टी बिताने अपने दोस्त के साथ गए थे, यही आज़ादी के नारों पर जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो वहाँ पर उनको मारा भी गया, उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कर दिए गए थे। तो ये दशकों पुराना है आनंद। इसी आइडियोलॉजिकल बैटल को अगर कर्ब करने की कोशिश हो रही है, एक इंडिपेंडेंट वॉइस इमर्ज करके आ रही है, तो शायद उसको दबाने की पूरी तरह से कोशिश हो रही है। और यही कारण है, मैंने डीयू को देख लो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमेशा से या तो एनएसयूआई जीती है या फिर एबीवीपी लगातार जीतती आती है। वहाँ पे कॉलेजों में शिक्षकों में अगर लेफ्ट का कब्जा हो सकता है, लेकिन छात्रों पर फिलहाल
नहीं हुआ है, इसलिए दिल्ली विश्वविद्यालय अपवाद है। लेकिन जेएनयू में ये पूरी तरह से आइडियोलॉजिकल बैटल है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, जिसमें लेफ्ट भी शामिल हो गई है, जिसमें बाकी लोग भी शामिल हो गए हैं। और चाहे शिक्षक हो चाहे छात्र, अगर एक मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अखाड़ा में ब्रेक का एक वक्त हो चला है। इस तरह से सियासत है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता अब सवाल उठाने लगे हैं आयशी घोष जैसे लीडर्स पर, यह कहकर कि आपने इतना मोटा पट्टा बांधकर इतनी हायतौबा मचाई, लेकिन यहां इतनी सी छोटी सी खरोच लगी है आपको, और इसको लेकर आपने इतना डिसरप्शन कर रखा है। क्या ये कहां तक सही है? और क्या 34 छात्रों में से सिर्फ एक आयशी घोष की ये सर पे चोट इंपॉर्टेंट है? उन 23-24 जो छात्र छात्राएं हैं जिनको सबसे पहले चोटें लगी, वो कैसे लगी, ये सवाल कोई क्यों नहीं पूछ रहा? सर्वर रूम डैमेज किसने किया, ये सवाल कोई क्यों नहीं पूछ रहा? सारे छात्रों को रजिस्ट्रेशन से रोककर, उन्हें डराकर धमकाकर उनके साथ गुंडागर्दी करने का काम किसने किया, ये सवाल कोई क्यों नहीं पूछ रहा? और ये सब कैंपस में क्यों हो रहा है, ये सवाल कोई क्यों नहीं पूछ रहा? लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जेएनयू विवाद के बीच 208 यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और वीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में लेफ्ट से जुड़े छात्रों पर कैंपस का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है। चिट्ठी के मुताबिक कैंपस में बवाल और छात्रों के विरोध प्रदर्शन से माहौल बिगड़ा है। यह दावा किया गया है कि लेफ्ट से जुड़े संगठन छात्र राजनीति की आड़ में अपना एजेंडा चला रहे हैं। चिट्ठी में लिखा गया है कि जेएनयू से लेकर जामिया और एएमयू से लेकर जादवपुर यूनिवर्सिटी के परिसरों में हाल में कुछ हुई घटनाओं में लेफ्ट की तरफ से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। ये चिंता का विषय है। पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी का शीर्षक शिक्षण संस्थानों में वाम धड़े की अराजकता के खिलाफ बयान, ये है हेडलाइन, ये शीर्षक है। शिक्षकों के अलावा चिट्ठी लिखने वालों में हरि सिंह और यूनिवर्सिटी के कुलपति आरपी तिवारी, दक्षिण बिहार की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति HCS राठौर, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के वीसी शिरीष कुलकर्णी भी शामिल हैं। चिट्ठी के मुताबिक लेफ्ट की राजनीति के चलते सार्वजनिक तौर पर बातचीत और स्वतंत्रतापूर्ण बयान देना मुश्किल हो गया है। ऐसी मांगे जिनमें समझौते की गुंजाइश न हो, उन्हें लेकर धरना, बंद और चुनकर लोगों को निशाना बनाना इन लेफ्ट एक्टिविस्ट का आम तरीका बन गया है। लेफ्ट की विचारधारा को न अपनाने पर सार्वजनिक तौर पर दोषारोपण और प्रताड़ना अब अपने चरम पर पहुंच गई है। इस तरह की राजनीति का सबसे बुरा असर उन छात्रों पर पड़ रहा है जो गरीब परिवेश से आते हैं और अधिकारहीन समुदायों से ताल्लुक रखते हैं। इस तरह के छात्र शिक्षा हासिल करने और बेहतर भविष्य बनाने का मौका खो रहे हैं। अमिताभ, बहुत ही स्ट्रांगली वर्डेड लेटर प्रधानमंत्री जी को लिखा गया है। उसके पीछे मंशा ये है कि जो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी पिछले 3 मंथ से तहस नहस हो गई है, उसको ख़त्म किया जाए और जो भी उसमें दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के एक्स वीसी अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हैं। अमिताभ, बहुत ही स्ट्रांगली वर्डेड लेटर है और ये तथ्यहीन नहीं है, इसके बहुत ही पुख्ता इनके पास प्रूफ भी हैं। वीसीज देखकर ये बात कर रहे हैं क्योंकि हर जगह स्टूडेंट्स को अभिव्यक्ति की आज़ादी दी जाती है, प्रोटेस्ट का मौका दिया जाता है, लेकिन दंगा फसाद और इस तरह से कि माई वे और द हाईवे वाला तरीका जो लेफ्ट अपनाते हैं, ये गुंडागर्दी है, ये उनका एजेंडा चला रहे हैं, यही आरोप लगा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चिट्ठी उसी को बैलेंस करने की कोशिश की गई है कि ऐसा माना जा रहा था कि देश भर के तमाम एकेडमिशियंस हैं, जो शिक्षाविद हैं, चाहे वाइस चांसलर हैं, वो जेएनयू की हिंसा से दुखी हैं, वो सरकार को दोषी मान रहे हैं, वो सरकार की सारी नीतियों को गलत मान रहे हैं और इसी को धता बताते हुए चिट्ठी लिखी गई है। इसमें 200 से ज़्यादा एकेडमिशियंस हैं जो पूरे देश से आते हैं, जो चाहे हिमाचल हो चाहे तमिलनाडु हो, हर जगह के इसमें आपने देखा कई कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं। तो जाहिर तौर पर एक कोशिश है उन लोगों की जो थिंकर्स हैं, जो खुला सोच रखते हैं, इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं, जो राइट विंग की भी सोच रखते हैं, उन तमाम लोगों की सोच है जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई है कि लेफ्ट विंग को काबू में किया जाए। क्योंकि आनंद, एक चीज़ तो साफ है, आज़ादी के बाद 70 के साल तक कांग्रेस ने अगर केंद्र में शासन किया हो, लेफ्ट को पूरी तरह से उन्होंने इंटेलेक्चुअल यानी पढ़ाई का, किताब लिखने का जिम्मा सौंप दिया हो, तो मिलजुल कर सब राज करते रहे हैं। ऐसे में यूनिवर्सिटीज़ पे कब्जा होना, छात्र पे कब्जा होना, तो ये लाजमी है। अगर इसको दूर करने की कोशिश हो रही है, राइट विंग अगर थोड़ा असर्ट कर रहा है, तो ये आइडियोलॉजिकल बैटल यानी विचारधारा की लड़ाई जायज़ है। और 1-2 पीढ़ियां लग गई हैं, अगर कब्जा जमाने में, तो थोड़ा वक्त तो लगेगा ही एक बैलेंस करने में।
और यहीं इसी लेटर के हिसाब से जुड़ा एक और आपको मैं पहलू बता दूं कि 2008 यूनिवर्सिटी के जुड़े शिक्षकों और वीसी की पीएम को लिखी चिट्ठी पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने कैंपस के माहौल को खराब करने के लिए लेफ्ट को जिम्मेदार ठहराने को गलत बताया है। मनोज झा के मुताबिक ये विरोध संविधान की आत्मा बचाने की कोशिश है। कैंपस में अगर उबाल और उभार है तो उसके स्वर को समझिए। इस प्रकार की टिप्पणियों से कि वामपंथ ने किया, फलाने पंथ ने किया, चिलाने पंथ ने किया, कुछ हासिल नहीं होगा। लोग एकमात्र चीज लेकर के जो लड़ रहे हैं ना अभी, शांतिपूर्ण तरीकों से, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे देश का कोई इलाका हो, कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेकर लड़ रहे हैं। और इस उभार को अगर आप 208 लोगों से चिट्ठी लिखवा करके सोच रहे हैं खारिज कर देंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। The students in this country are not concerned with these agendas. They are concerned with learning how to get jobs, how to make a life for themselves in a country where their lives are secure. Today, what is the situation? Our lives are not secure. Anybody can come with iron rods and lathis and break our heads. That is what was seen in JNU. And who was complicit in that? I charge. It is the Vice Chancellor, along with the Commissioner, along with the police, along with the Union government, that are together responsible for what happened, the mayhem that happens in JNU. अब ये आरजेडी और कांग्रेस पार्टी, अमिताभ कह रहे हैं मैं नहीं तुम, लेकिन क्या किसी भी वीडियो में जहां सर्वर रूम के बाहर दंगा हो रहा था, जब पेरियार हॉस्टल पे पत्थर पड़ रहे थे, जब ये पुलिस पर ये एसिड की बोतलें और ये फेंकी जा रही थी, तो उनके हाथ में संविधान की कॉपी दिखी आपको? मुझे तो नहीं दिखी, आपको दिखी? आनंद, अब पिछले आधे घंटे से हम लोग यही तस्वीर देख रहे हैं। छात्र बेचारे लाइन लगाकर अंदर जा रहे हैं, आई कार्ड दिखाकर अंदर जा रहे हैं, दुख जताकर जा रहे हैं कि क्लासेस नहीं हो रही हैं। झा साहब, मनोज झा साहब हों, चाहे सिब्बल साहब हों, एचआरडी मिनिस्टर रह चुके हैं सिब्बल साहब, अगर इन दोनों का कहना है कि लाठी चल रही है, बंदूक चल रही है, तो ये तो सोचने वाली बात होगी ना। एक तरफ दुखी छात्रों की भी शक्ल हमने देखी है पिछले आधे घंटे में, और ऊपर से इन राजनीति का बयान देखा है। तो जाहिर तौर पर जब तक राजनीति को इससे अलग नहीं किया जाएगा, राजनेताओं को इससे अलग नहीं किया जाएगा, ये दौर तो थमने वाला नहीं आनंद, और इसको ही कम करना है। और यही कारण है कि धीरे धीरे समझा बुझाकर सरकार फूक कर कदम रख रही है। मैंने पहले कहा, धीरे धीरे छात्रों को बातचीत के टेबल पर लाया गया। जो आईशी घोष, जो लेफ्ट वाले वीसी के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, कम से कम एचआरडी मिनिस्ट्री जाकर बैठे, तो अमित खरे एचआरडी सेक्रेटरी ने समझा बुझाकर इनसे बात तो की। तो धीरे धीरे अब कदम आगे बढ़ रहे हैं, दोनों अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले दिनों में चीजें ठीक होंगी, लेकिन इसके लिए राजनेताओं को दूर रखना पड़ेगा इससे। कांग्रेस हो चाहे आरजेडी, ये दोनों बिहार में भी सहयोगी पार्टियां हैं, जहां झारखंड में चुनाव लड़े वहां भी सहयोगी पार्टियां हैं। तो दोनों का वोट बैंक एक है। अमिताभ, मैं उस वक्त जमशेदपुर में था जब आरजेडी का शासन था, और उस वक्त बिहार कहा जाता था, वो झारखंड नहीं बना था जमशेदपुर। और मेरे पड़ोसी थे, उनको 5 साल लग गए अपना बीकॉम कंप्लीट करने में। जब तक मैं 12वीं पढ़कर बीकॉम ग्रेजुएट कर वापस आ गया था मुंबई से, तब तक उनके एग्जाम नहीं हुए थे। ये हालत थी शिक्षा की वहां पर। तो आरजेडी को यह सोचने की जरूरत है कि शिक्षा वहां पर ले जाएं कि वहां पर ले जाएं, कि भाई आप 3 साल में 1 नहीं 2 डिग्री कंप्लीट कर सके अगर आप मन लगाकर पढ़ें और सारे क्लासेस अटेंड करें। यहां प्रोफेसर्स को क्लासेस नहीं कंडक्ट करने दिया जा रहा है। ये कहां की राजनीति हुई? क्या ये सही राजनीति है? ये सवाल पूछना जरूरी है। आम आदमी पार्टी के नए कैंपेन सॉन्ग लगे रहो केजरीवाल में मनोज तिवारी के वीडियो का इस्तेमाल किए जाने पर चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को नोटिस भेजा है। ये अपडेट अभी यहां अखाड़ा में आ रही है और मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के नए कैंपेन लगे रहो केजरीवाल में मनोज तिवारी के वीडियो का इस्तेमाल किए जाने पर चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को नोटिस भेजा है। इस पर हम अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। कहीं मनोज तिवारी और बीजेपी ने बहुत ही स्ट्रांग रिएक्शन दिया था और कहा था कि मनोज तिवारी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल पर 500 करोड़ का डेफेमेशन नोटिस यानी मानहानि का दावा ठोक सकते हैं अगर आम आदमी पार्टी इस वीडियो को वापस रिट्रैक्ट नहीं करती। मनोज तिवारी के फिल्म करियर से जुड़े वीडियोस उठाकर लगे रहो केजरीवाल जैसा वीडियो बनाया गया है। तो
तो पूरे वीडियो में मनोज तिवारी छाए हुए हैं, लेकिन बात अरविंद केजरीवाल की हो रही है। दीपक रावत जुड़ रहे हैं। अब काफी क्रिएटिव वीडियो है कहना पड़ेगा, लेकिन मनोज तिवारी को नहीं सुहाया, बीजेपी को नहीं सुहाया ये वीडियो। जी, जिस तरीके का वीडियो ये सामने आया था उसके बाद से लगातार बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो रही थी। मनोज तिवारी का साफ तौर पर यह कहना था कि आप किसी तरीके से किसी के प्रोफेशन का तरीके से मजाक नहीं बना सकते हैं। अगर आपको अपनी कैंपेन लॉन्च के लिए किसी वीडियो का इस्तेमाल करना है तो उसको आप खुद से शूट कर सकते हैं, लेकिन आप किसी का इस तरीके से मजाक नहीं बना सकते हैं। जिसके चलते उन्होंने पहले डिफेमेशन केस फाइल किया और साथ ही साथ चुनाव आयोग में एक शिकायत भी दी थी, जिस पर अब चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए कहा है कि एक नोटिस भेजा है आम आदमी पार्टी को, जिसमें उन्होंने कहा है, उन्होंने पूछा है कि आप पर जो आरोप लगाए गए हैं क्या सच्चाई है, उस पर आपका क्या सफाई देनी है, उसका आपको क्या कहना है। तो जल्द ही आम आदमी पार्टी को इस पूरे मामले को लेकर सफाई देनी होगी। अब धन्यवाद दीपक। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अब बीजेपी और मनोज तिवारी को एक और बात सोचने की जरूरत है। कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी पूछ रही थी, देखिए बीजेपी का फेस कौन है। अब आम आदमी पार्टी को ही बीजेपी के फेस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो किसको सोचने की जरूरत है, आपको कि भाजपा को? वेलकम बैक। नागरिकता संशोधन कानून पर आगे की रणनीति बनाने के लिए विपक्ष दलों की आज बैठक है। कुछ देर बाद करीब 2 बजे ये बैठक संसद परिसर में होगी, लेकिन बैठक से पहले ही विपक्षी एकता की हवा निकल गई है। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, शिवसेना, आम आदमी पार्टी शिरकत नहीं करेंगे। साथ ही टीडीपी, टीआरएस भी शिरकत नहीं कर रहे हैं। बैठक में सोनिया गांधी के अलावा गुलाम नबी आजाद, एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल, सीपीएम से सीताराम येचुरी, सीपीआई से डी राजा के अलावा शरद यादव और दूसरे कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। डीएमके इसमें शिरकत करेगी। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इस बैठक में शामिल हो सकती है, लेकिन अभी भी 50-50 है। शिवसेना और आम आदमी पार्टी का कहना है कि उन्हें इस बैठक में बुलाया ही नहीं गया, तो हम क्यों जाएं? क्या आम आदमी पार्टी उसकी कोई सूचना हम लोगों को नहीं है। आप लोग को इनविटेशन नहीं? उस बैठक की किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं है। आप लोग तो सूचना नहीं तो आप लोग जाएंगे? कोई सूचना ही नहीं तो वैसे जाने का क्या अर्थ? वहीं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर बीएसपी के रुख को लेकर मायावती ने ट्वीट किया है। मायावती ने लिखा है कि जैसा कि विदित है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार को बीएसपी का बाहर से समर्थन दिए जाने पर भी इन्होंने दूसरी बार वहां बीएसपी के विधायकों को तोड़कर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। ये पूरी तरह विश्वासघाती है। ऐसे में कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष की बुलाई गई बैठक में आज बीएसपी का शामिल होना राजस्थान में पार्टी के लोगों का मनोबल गिराने वाला होगा। इसलिए बीएसपी इनकी इस बैठक में शामिल नहीं होगी। बीएसपी वैसे भी सीए, एनआरसी आदि के विरोध में है। केंद्र सरकार से फिर से अपील है कि वो इस विभाजनकारी व असंवैधानिक कानून को वापस ले। जेएनयू और अन्य शिक्षण संस्थानों में भी छात्रों का राजनीतिकरण करना अति दुर्भाग्यपूर्ण है। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हैं। मायावती जी ये नहीं जानती कि अमिताभ की सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से सबसे ज्यादा लाभ अति पिछड़ा वर्ग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को होगा, जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भागकर भारत में शरण लेने आए हैं। तो फिर ये मायावती की पॉलिटिक्स के विरोध में कैसे हो गया? पर दूसरी बात यह है, पहलू यह है कि विपक्ष की एकता फूटती दिख रही है। कांग्रेस जो है फलक्रम ऑफ ऑपोजिशन नहीं है। बिल्कुल कांग्रेस फलक्रम ऑफ अपोजिशन नहीं है। ये लोकसभा चुनाव में ही साफ हो गया था आनंद, जब तमाम पार्टियां अलग अलग लड़ी थी और कांग्रेस अकेले दम पर लड़ी थी और लगातार सिमटती चली गई। दूसरी बात, सीए का जहां तक सवाल है, तमाम जो विवाद उठे, सीए को एनआरसी से जोड़ दिया गया, सीए को नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से जोड़ दिया गया और ऐसे भ्रम की स्थिति फैलाई गई। और कांग्रेस के नेताओं और चाहे विपक्ष के दूसरे नेता हैं, उनकी ऐसी बयानबाजी हुई कि इससे चीज़ों को समझाने से ज़्यादा भ्रम ज़्यादा फैला। तो तमाम चीज़ें ऐसी थी जिसने चारों तरफ एक कन्फ्यूजन फैलाया, भ्रम फैलाया, जिसको लेकर लोग सड़क पर उतरे और जिसके तस्वीरें हम लोगों ने देखी है और ऐसा लग रहा था मानो पूरा देश बंद होना पड़ा है। तीसरी बात, आज की जो बैठक है, संसद सत्र सामने आ रहा है, बजट जिसमें पेश किया जाएगा, उसके पहले विपक्षी एकता के लिए बुलाई बैठक है। वो सीधे तौर पर जब बीएसपी उसमें नहीं है, यूपी की एक महत्वपूर्ण पार्टी है, मायावती एक बड़ी नेता है, दलित नेता है, और उनका उससे अलग होना, तृणमूल का अलग होना, तमाम जो पार्टियां, उनका सीधे ऐलान करना कि वो कांग्रेस के साथ नहीं है, ये विपक्षी एकता को जरूर एकदम विखंडित कर रहा है और सरकार के लिए जरूर ये मधुर धुन की तरह सुनाई दे रहा होगा सरकार को। जी, गैर कांग्रेस विपक्ष उसमें एकता दिख सकती है, लेकिन कांग्रेस युक्त विपक्ष में एकता दिखना और सभी पार्टियों का उसमें समागम अभी तो फिलहाल नहीं होता दिख रहा। अमिताभ सिन्हा बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ अखाड़ा में जुड़ने के लिए।